Hello everyone, welcome to my Smart Study channel. In previous lecture कंप्लीट कर चुके हैं हम पहले सारे टॉपिक्स को एंड प्लीज़ चेक एंड वॉच देम. आज हम पढ़ेंगे हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कैसे. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करते हैं तो हमारी जो स्टेट है फिजिकल स्टेट उस पर क्या इफेक्ट आएगा. अगर मैं कोई गैस लूँ, ठीक है, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक, इसमें गैस फिल है और ये ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगाई इसके ऊपर से, ठीक. अब मैं अगर इस पिस्टन को पुश करती हूँ, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्लोज आ जाएंगे. और अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाती हूँ तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा. अब हमने पहले पढ़ा था कि जो गैस होते हैं, गैस में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, पार्टिकल्स में उसके अपेक्षा कम दूर होते हैं, और जो सॉलिड है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बहुत क्लोज होते हैं. तो इट मीन्स क्या हुआ, जब हम उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो पहले किस में कन्वर्ट होता है, गैस से लिक्विड में. अगर हमने इसको और प्रेशराइज किया और प्रेशर लगाया, इसको और कंप्रेस किया, तो किस में चेंज हो गया, ये सॉलिड में. जब हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे, हमने इस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो जो ये मॉलिक्यूल्स थे आपस में क्लोजली हो गए और इनमें क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया. तो इससे क्या हुआ, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. और अगर हमने इसको और ज़्यादा प्रेशराइज किया, इसके मॉलिक्यूल्स और पास पास आ गए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, आई होप ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी. अगर हम जब प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो ये कंडीशन आती है. अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इनवर्स प्रोसेस चलेगी. सॉलिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. अब जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ, मैंने लिया, सपोज करो स्टीम लेती हूँ मैं, ठीक, स्टीम है. अगर मैं इसको प्रेशराइज करती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में. वाटर को और अगर मैं प्रेशराइज किया जाता है और ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आइस में. आपने एक एग्जांपल देखा होगा, हम जिसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती है, CO2. इसको हमें स्टोर करके रखना है तो इसको हम सिर्फ अंडर हाई प्रेशर में ही रख सकते हैं. ऐसा क्यों, आपने देखा होगा जो हमारी गैस फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर सॉलिड में चेंज करना होगा तो क्या करना होगा, हमें प्रेशराइज करना पड़ेगा, तभी तो ये सॉलिड फॉर्म में आएगी. और हमेशा जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम तभी स्टोर करके रख सकते हैं जब हाई प्रेशर हो. अंडर हाई प्रेशर की कंडीशन में इसको स्टोर करके रखा जा सकता है. और जो ये हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं. आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी. इसमें सिर्फ इतना ही लेक्चर था. अगर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था कि गैस अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे प्रोसेस करेगा, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. अगर सॉलिड के लिए टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. यहाँ पर उल्टा चलता है. अगर गैस है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तब वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में. आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम देखेंगे इवोपरेशन. इवेपोरेशन क्या है. अब सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस होता है. वेपोराइजेशन क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट पे होता है. जैसे हमने बोला वाटर का वेपोराइजेशन कब होगा, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तभी उसका क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा वाटर का. बट एवोपरेशन की ऐसी कंडीशन नहीं है. अगर तुम्हारा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है तो भी इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर या फिर गैस, जो भी स्टेट हो, इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन. और जो इवोपरेशन होता है वो हमारे रूम टेम्परेचर पे भी टेक प्लेस कर सकता है. आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो. मैं एक बार इसको लिख दूँ. द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू
वेपर even below its boiling point is called evaporation. Okay, or even take place at room temperature. ठीक, आपको ये समझ आ गई होगी। अब जैसे हम एवोपरेशन है अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, जैसे वेट क्लॉथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, हम उनको ऊपर सुखाने जाते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि बॉइलिंग पॉइंट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तभी वो ड्राई होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। एवोपरेशन है हमें उस प्रोसेस में काफ़ी अच्छे से दिखता है। अब जैसे हम जो कॉमन सॉल्ट है अपने घरों में यूज़ करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो है हमें सी वाटर से मिलता है। सी वाटर वो सिर्फ किस प्रोसेस से मिलता है हमें, प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन की प्रोसेस से ही हमें जो है कॉमन सॉल्ट मिलता है। ठीक, हम अपनी डेली लाइफ में इसका एवोपरेशन का यूज़ काफ़ी देखते हैं। अब मुझे ये बताना है कि जो इफेक्ट करते हैं एवोपरेशन को वो क्या क्या है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। पहला है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप कहोगे कि ये कैसे, ये आपने देखा होगा कि मैंने बोला कि जो टेम्परेचर है वो किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो सकता है, ये बात ठीक है। किसी भी अगर टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर दोगे तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा जो सर्दियों का मौसम होता है, जब धूप नहीं निकलती है तो कपड़े सूख नहीं पाते इजली, है ना, उनको बहुत टाइम लग जाता है। और जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो आप मान सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का हम ले सकते हैं, जो हम कपड़े हैं उनको हम अच्छे से क्यों सुखाते हैं, ऐसे ही क्यों नहीं, हमने लिया धोया और रख दिया, वो नहीं सूख पाते, क्योंकि जो सरफेस एरिया है जितना उन्हें कवर करना है उसको हम अच्छे से तय करके तब जाके हम उनको सुखाते हैं, जिससे क्या हो, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, जितना उनका सरफेस एरिया वो कवर करते हैं उतना हो जाए, वो ईजिली क्या है, ड्राई हो जाए। अगर आप जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो रोड वगैरह पे जो पानी होता है वो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, वो पानी कहाँ चला जाता है, और हम किसी कंटेनर में उस वाटर को कलेक्ट करते हैं, वो नहीं जाता। ऐसा क्यों होता है, वही जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन प्रोसेस क्या होगी, द रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, हाई होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगी, कम होगी। ठीक, आपको ये समझ आ गया हो। थर्ड पॉइंट अब पढ़ेंगे हम, ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होता है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। जो वाटर वेपर हैं जो एयर में प्रेजेंट है, इसको इसी टर्म को हम किस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमिडिटी से। ठीक है, अगर वाटर में ह्यूमिडिटी है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगी वो लो होगी, अगर वाटर में ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारी बढ़ जाएगी। अब आता है फोर्थ पॉइंट, विंड स्पीड। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है विंड स्पीड के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होने से डिक्रीज होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं इस विंड के साथ वो ईजिली मूव करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा इवेपोरेशन भी ईजिली होगा। सो ऑफ कोर्स ये बात है, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने देखा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इवेपोरेशन एंड विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। अब हम कुछ इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जो गर्मियाँ होती हैं, हॉट समर है, उनमें हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये तो हमें पता है, हमको कीप कूल रखते हैं और कंफर्टेबल रखते हैं, है ना, हम उसमें कंफर्टेबल होते हैं। बट ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो वो हमारा जो पसीना होता है हमारी बॉडी का, स्वीट जो हमारी बॉडी से होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में
एक्सपोज हो जाता है। किस प्रोसेस से? एवोपरेशन प्रोसेस से। इसीलिए हम कॉटन क्लॉथ्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हॉट समर में, क्योंकि मैंने बोला ना, हॉट जो क्लॉथ्स होते हैं, कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, वो क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर होते हैं, इसीलिए जिससे वो क्या होते हैं, जो हमारा सुई लेते हैं और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? एयर में एक्सपोज कर देते हैं, जो प्रोसेस क्या होती है? एवोपरेशन। ठीक, आपको ये समझ आ गया। एक सेकंड होता है कि जो हम पानी, जो हमारा मटके में पानी रखा रहता है, वो ठंडा क्यों रहता है? उसके पीछे ऐसा रीज़न क्या है? जो ये मटके होते हैं, जो मटका होता है हमारा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक, उसके पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो अंदर बाहर जाता रहता है। जब वाटर जो मटके के सरफेस पे आता है, जो पानी है वो वाटर के जो मटके के सरफेस पे आता है, वो क्या होता है? उसका वेपर हो जाता है, वो एवोपरेट हो जाता है। तो वो अपने साथ हीट लेकर जाता है, तभी तो वो वेपर में एवोपरेट होता है। वो जब वो हीट जब उसे मिलेगी तभी तो वो एवोपरेट होगा। तो वो मटके के सरफेस से हीट लेगा तो वो एवोपरेट हो जाएगा। तो जो क्या होता है, मटके का सरफेस, जिससे क्या होता है? ठंडा हो जाता है। आई होप कि आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो तो आप कमेंट में लिखकर इसको मुझसे बोल सकते हो कि आप दोबारा से इसे समझाएं। और आपने देखा होगा, जैसे हम स्प्रिट वगैरह होती है, परफ्यूम वगैरह होते हैं, उसको हम अपनी हैंड पे स्प्रे करते हैं, तो वो क्या होता है? जब स्प्रे हमारे जो पाम होता है, हथेली होती है, उससे हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारी जो पाम है वो ठंडी हमें फील होती है। हमें ठंडा ठंडा हमारा हाथ क्यों फील होता है? सिर्फ इसी वजह से इवेपोरेशन हो जाता है। उस जो हमने स्प्रेड या जो भी हमने परफ्यूम वगैरह स्प्रे किया होता है, वो हमारे हाथ से हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है, और हमारे हाथ से जो हीट होती है उसे क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसमें चली जाती है और हमारा हाथ क्या होता है? ठंडा हो जाता है। अब हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमने देखा होगा, जैसे ग्लास है, हम ग्लास में बर्फ़ वगैरह कुछ भी ठंडा रख दें तो आपको उसके जो ग्लास है उसके पास बहुत सारी ड्रॉप मिलेंगी वाटर की। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे ये रीज़न है, जो ये हमारा वाटर, जो ये ग्लास है हमारा, इसमें बहुत सारी बर्फ़ है, यानी कि ये बहुत ठंडा है। अब जो हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स क्या होता है? ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ पर भी ये वाटर वेपर्स होंगी। जब वाटर वेपर्स इस ग्लास के कांटेक्ट में आएंगी, जब वो इसके कांटेक्ट में आती है तो वो कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस हो जाने के बाद वो क्या है? हमें ड्रॉप दिखती हैं। और कंडेंस का हम पढ़ चुके हैं कि कंडेंस क्या होता है। ठीक, आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। यहाँ हमारा पूरा लेक्चर खत्म होता है। मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ, अभी तक हमने 3 स्टेट पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, पर 2 स्टेट और हैं, प्लाज्मा और वॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 स्टेट और होती हैं। ठीक है, बस हम मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आया हो। प्लीज़ जो लेक्चर आपको समझ नहीं आया उसे आप कमेंट में लिखें और मुझे बताएं कि क्या नहीं समझ आया। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर।